सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तमाम जमातें मिलकर पीडीएम की सूरत पे शायद नहीं गिरा सकी हैं, लेकिन क्या कोई ख़तरा अब उनकी अपनी जमात के अंदर से उठ रहा है या नहीं, जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि सियासी शो किया जाएगा कि 55 MNAs और MPAs जहांगीर तरीन के साथ हैं। ये दावा किया गया राजा रियाज अहमद की जानिब से, जो काफ़ी देर से खामोश थे और बहुत से मामलात पर नाला नज़र आ रहे थे अपनी जमात और काबीना से मुतालिक। लेकिन अब जब जहांगीर तरीन और उनकी फैमिली पर मुकदमात हुए हैं, JDW पर मुकदमात हुए हैं और उसके बाद खुलकर सामने भी वो आ रहे हैं, गिले शिकवे किए गए जहांगीर तरीन की जानिब से, लेकिन ये कहा गया कि वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो इंसाफ मांग रहे हैं। आज वो FIA में पेश हुए, इससे पहले उनके साहबजादे पेश हुए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर क्या है ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जाबिर वक्कास लाहौर में हमारे हैं। जाबिर, आगाह कीजिएगा, एक तरफ तो वज़ीर आज़म चीनी और ये तमाम तर शुगर के मामला जो चल रहे हैं उस पर ब्रीफिंग ले रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जहांगीर तरीन जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान की शुगर प्रोड्यूसर में, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और वो FIA में पेश हो रहे हैं। सूरत हाल क्या है यहाँ पर? जी मुदस्सिर, अगर इस बात को थोड़ा सा हटकर देखें तो इनका जो तरीन फैमिली का जो केस है वो मालियाती स्कैंडल है, जिसमें ख़ास तौर पर जो इनकी जो कंपनीज़ है उनकी एक दूसरे को जो ख़रीदारी है वो, और उसके बाद उसी कंपनी के ज़रिए जो शुगर मिल्स जो इससे इन कंपनी से अटैच थी उनमें जो ख़रीदारी हुई, उसके ज़रिए जो फ़ायदा पहुंचाया गया अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि उनकी अपनी फैमिली के पास शेयर होल्डर थे, तो उसमें जो फ़ायदा पहुंचाया गया उसके ऊपर जो है वह ज़रा तहकीकात हो रही हैं। और इनकी तहकीकात होने की वजह भी यही है कि इनकी जो शुगर मिल्स हैं तरीन फैमिली की, उसमें पब्लिक ज़्यादा जो है वो शेयर होल्डर है और पब्लिक इंटरेस्ट होने की वजह से FIA ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती है इन शुगर मिल्स के खिलाफ। बहरहाल आज मैं आपको बताऊं कि अली तरीन जो है वो सुबह 10:30 बजे के बाद 10:55 पे यहाँ पे पेश हुए। 5 सवाल जो उनको बताए गए थे उनके जवाब जो है वो उनसे पूछे गए। 5 रुकनी टीम थी जिनका सरबराही जो है वो डायरेक्टर रिजवान कर, और अभी जो है वो जहांगीर तरीन जो है वो तकरीबन पौना से 1 घंटा हो चुका है, वो अंदर जा चुके हैं और अभी भी उनसे जो है वो तहकीकात चल रही हैं। उनको 2 केसों में तलब किया गया है और उनकी कंपनी के जो सेक्रेटरी मकसूद मली हैं वो भी उनके हमरा हैं। उनसे उनके दामाद की बंद हुई फरूकी पल्प मिल के साथ जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन है उसकी तहकीकात हो रही हैं। 3 अरब 15 करोड़ रुपए में जो है वो फरूकी पल्स के जो अकाउंट्स थे उसमें भिजवाए गए जहांगीर तरीन की अपनी कंपनी की तरफ से। मिल जो है वो 2009 से बंद थी, उसके बावजूद भी उस मिल की जो वहाँ के जो अकाउंट्स थे उनमें जो है वो पैसे भिजवाए गए। इसके अलावा दूसरी FIR में जहांगीर तरीन से उनके बेटे अली तरीन की कंपनी JK फार्मिंग जिसका नाम है उनकी खरीदारी से मुतालिक पूछा जाएगा। जहांगीर तरीन ने अली तरीन की कंपनी 4 अरब 35 करोड़ में ख़रीदी। FIA ने दोनों केसेस में 10 सवालात पर मबनी जो है वो सवालनामा जहांगीर तरीन को भेजा था, जबकि 5 सवालात पर मबनी एक सवालनामा जो है वो अली तरीन को भेजा गया था। उस हवाले से तो अपना जवाब जितना भी अपने वकला के हमरा अली तरीन ने जमा करवाना था वो जमा करवा चुके हैं, जबकि जहांगीर तरीन जो है वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। जब ये यहाँ से निकलेंगे तो फिर उसके बाद कोई ना कोई फैक्शन फाइंडिंग सामने आ जाएंगी कि किस हद तक जो है ना उन्होंने अपना यहाँ पे केस प्लीड किया है, कितना वो अपना जो है वो यहाँ पर जमा करवाया है। तो मालियाती स्कैंडल का मामला है और मालियाती स्कैंडल के मामले में जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे अली तरीन वो आज FIA में पेश हुए हैं। ये मालियाती स्कैंडल है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन शहजाद अकबर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर अपने मुख्तलिफ बयानात के अंदर ये बात कर चुके हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वो स्कैंडल्स हैं जिसकी तहकीकात करना ज़रूरी है, क्योंकि एक ये कार्टल था जिस शुगर स्कैंडल का जिसमें तमाम तर चीज़ें जो हैं वो फैली हैं। बहरहाल 2 ये अलग अलग मामलात चल रहे हैं, एक तो शुगर का और दूसरा मालियाती स्कैंडल के हवाले से। हमारे साथ राजा यासिर हुमायूं साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सूबाई वज़ीर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का सर। और ज्ञान चंद साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया ज्ञान चंद साहब आपके वक्त का भी। राजा यासिर हुमायूं साहब, अब ये दावा किया गया राजा रियाज साहब की जानिब से भी कि 53 के करीब मेंबर्स हैं, सियासी शो पार शो जो है वो दिखाया जाएगा, तो जो PDM की जमातें हैं ख़ास तौर पर जो अब PDM में हैं या नहीं हैं वो ये बात करती हुई नज़र भी आई। कल राना सनाउल्लाह साहब भी बात कर रहे थे, शैला रज़ा साहबा ने भी ट्वीट 3 दिन पहले किया
कि बहुत हद तक जो है वो जहांगीर तरीन साहब नाराज़ हैं और वो हुकूमत गिरा देंगे। मामला ये है कि जो काम PDM नहीं कर सकी वो आपकी अपनी जमात के अंदर से हो जाएगा अगर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ इसी तरह से केसेस चलते रहे तो। राजा यासिर हुमायूं साहब सुन। जी सॉरी, आपकी आवाज बंद होगी। तो देखें, आपने जो क्वेश्चन किया उसमें बड़ी क्लैरिटी है PTI में कि अगर सिर्फ हुकूमत में रहना मकसद होता और 5 साल गुजारने मकसद होता या इमरान खान साहब का सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनना मकसद होता तो और भी बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता था और बहुत सुकून से हम 5 साल गुजार भी सकते थे। लेकिन जो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब जब से पॉलिटिक्स में आए हैं तो यही बात करते आए हैं कि करप्शन को किसी भी सूरत में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी के खिलाफ जंग करने तो उन्होंने PTI बनाई थी। अब उसमें अगर हम ये नहीं देखेंगे कि कोई कौन जी उसमें ऑब्वियसली हम ये नहीं देखेंगे कि कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है। ये क्रॉस द बोर्ड होनी जरूरी है। जहांगीर तरीन साहब अगर तो उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और उनको ट्रैप किया जा रहा है तो अगर राजा रियाज साहब उन लोगों के नाम सामने ले आए या एक्चुअली उस ट्रैप की कोई डिटेल सामने ले आए तो शायद आसानी हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी समझने में कि कौन ट्रैप कर रहा है। ये एक ऐसे हवा में बात कर देने से तो नहीं कहा जा सकता कि जी ये कोई ट्रैप है। अदरवाइज जो इल्ज़ामात उन पे लगाए गए हैं उनके जवाब दें और अगर वो क्लियर होते हैं तो किसी किस्म की PTI की या पार्टी की उनसे कोई लड़ाई तो है नहीं। पार्टी के वो मेंबर है। जहाँ तक इंतकाम की वो बात कर रहे हैं तो इंतकाम तो शायद किसी मुखालिफ से लिया जाता है। इनसे किस चीज़ का इंतकाम लेना है प्राइम मिनिस्टर साहब ने? इन्होंने तो PTI के साथ अच्छा ही किया है जब किया है, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। बड़ी लॉजिकल सी बात कर रहे हैं वो। सही है सर, ये तो बड़ी एक लॉजिकल है कि सब लोगों के खिलाफ अक्रॉस द बॉर्डर मामलात होने चाहिए कि जो आपकी पार्टी में है जो मुखालिफ पार्टी में सबके खिलाफ ये अपोजिशन ये बात करती आई है। लेकिन ज्ञानचंद साहब ये जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जब ये तहकीकात हो रही हैं तो ये बार बार अपोजिशन जमातों की जानिब से कहा गया कि एहसान फरामोश किस्म के आदमी हैं इमरान खान साहब। अब जब वो अपने ही दोस्तों के खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं तो अप्रिशिएट होना चाहिए आपकी जानिब से। लेकिन अब अपोजिशन तो ये उम्मीद लगा के बैठी है कि जहांगीर तरीन साहब शायद अपोजिशन की किसी जमात में शामिल हो जाएं। शैला रज़ा साहिबा ने तो दावा भी कर दिया कि पीपल्स पार्टी में उनकी शमूलियत हो सकती है। मखदूम अहमद महमूद साहब जो जहांगीर तरीन साहब के रिश्तेदार और बड़े करीबी हैं वो आ जाएंगे। तो क्या आप अब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि खुद PTI जो है वो PTI को हरा ले? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। उसमें पीपल्स पार्टी का भी कोई है तो उसकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो जरा किसका उल्टा है। एक तरफ से इमरान खान का मौक़िफ़ है कि वो तहकीकात करेंगे, दूसरी तरफ से वो मालूम ड्रॉ पे चुप है, वो सिलाई मशीनों के स्टेटस पे चुप है। अब इन्हीं का स्कैंडल खुला है तो दूध का दूध पानी का पानी वहाँ है। किसी पे इल्ज़ाम लगाने से वो कोई साफ नहीं होता है। हम तो अभी कहते हैं कि चीनी के स्कैंडल का जो नुकसान में रहा है वो तो आम लोग रहे हैं। तो उन आम लोगों को क्यों नहीं दिया गया? आम लोगों को के जेब को काट कर किसी को खिलाना ये भी ठीक नहीं है। ज्ञानचंद साहब एप्रिसिएशन तो अब होनी चाहिए कि सबसे ज्ञानचंद साहब सबसे करीबी दोस्त जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के, उन्होंने अपने ही दोस्त के खिलाफ इंक्वायरी भी मुकदमात भी सब कुछ के लिए इजाज़त दी है तो सब कुछ हो रहा है। तो इस पे अप्रिसिएशन तो बनता है खान साहब का। आप कहते थे अपने दोस्तों को पूछते नहीं, JDW को पूछते नहीं, मालम जब्बा को पूछते नहीं। अब एक सिरे से जब काम शुरू हुआ है, पहले होता रहा है, पहले भी यही मामलात हुए सब्तान खान साहब के हवाले से, पहले भी अलीम खान साहब के हवाले से चीज़ें हुई, तो अब जहांगीर तरीन खान के खिलाफ हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो शुरू कर लिया उन्होंने अपनों के खिलाफ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि अगर वो वाकई कर रहे हैं, कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं, वाकई तहकीकात कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंट तहकीकात करते हैं तो होनी चाहिए। और इसमें कोई बात नहीं है। इमरान खान ने वायदा किया था, कम से कम ये वायदा तो पूरा करते चले। बाकी जो इनके साथ वजीर बनाए बैठे हुए हैं तो उनको वजारतों से तो खारिज करें।
एक दिन किसी को खारिज करके दूसरे दिन रख देते हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल में इमरान खान की एप्रिसिएशन बनती नहीं है कि भाई आपकी किसी से बनती है तो वो ठीक है, अगर नहीं बनती है तो उसके खिलाफ तहकीकात। जहांगीर तरीन ने कहीं पे इनका कोई कौन सा इख्तिलाफ हुआ है तब ना, तब जाकर उसके खिलाफ तहकीकात शुरू हुई है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो एक्स चीफ मिनिस्टर, उन पे इल्जाम आते हैं, उनको तो फारिग करें। तो इस किस्म के लोग जो है आप बिठाकर इस स्कैंडल में, वो खुसरो बख्तियार भी आजकल गुम है लेकिन उनका भी नाम आता है, उनके खिलाफ तो करें। अपोजिशन के लोगों पे जब भी इल्जाम लगता है तो सबसे पहले आप उनको जेल में डालते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम तहकीकात करेंगे। आज अगर आप अपने साथियों के लिए रियायत क्यों है? तो मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं हो, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंसाफ के तकाजे भी बहरहाल पूरे होने चाहिए। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, मेहमान हमारे साथ, नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा, मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये तो जहांगीर तरीन के मामलात जो हैं वो अब डील कर रही है FIA भी, और नैब के शुगर स्कैंडल के मामलात को भी बाकी लोगों के साथ। लेकिन एक और अहम जो मसला है वो दरपेश है इस वक्त PDM की और हुकूमत की सूरत में। जो PDM जो एक हुकूमत के लिए हवा बना हुआ था वो अब शायद कहीं दूर नज़र आ रहा है। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बता दें कि शुगर स्कैंडल जहांगीर तरीन FIA में पेशी के बाद अब रवाना भी हो गए हैं। आज उनको भी 10 सवालात FIA की जानिब से दिए गए, वो अपने वकला के साथ वहाँ पेश हुए और उसके बाद उन्होंने वो जवाब जमा करवाने के बाद वो जा चुके हैं। ये मालियाती स्कैंडल का मामला है जिसमें अली तरीन सुबह पेश हुए थे और उसके बाद जहांगीर तरीन पेश हुए हैं, और FIA की टीम से 1.25 घंटे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने पूछगिछ की है जहांगीर तरीन से, और उसके बाद वो सवालों के जवाब देने के बाद वहाँ से जा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम प्रोग्राम में, तो हम बात करेंगे इस वक्त कि ये डस्का इलेक्शन इस वक्त दोबारा से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून, क्योंकि अपोजिशन भी तकसीम दर तकसीम है, वो टेस्ट केस दोबारा से नज़र आ रहा है। हुकूमत दावा अपना जीत की कर रही है और पाकिस्तान मुस्लिम नून दावा कर रही है कि वो अब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो वो कामयाबी उनका मुकद्दर बनेगी। बहरहाल ताज़ा तरीन वहाँ से सूरत हाल जान लेते हैं, फिर अपने मेहमानों से भी बात करेंगे PDM के मामलात और कल होने वाले इलेक्शन से मुतालिक भी। नदीम अता गौरी हमारे साथ डस्का से मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे सियालकोट के। नदीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या सूरत हाल है? पिछली बार तो जो कुछ हुआ उसके बाद पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन है, अब की बार इंतजामात कैसे हैं, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल? अब की बार तो रेंजर्स और फौज की भी तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन ने अहकाम दिए हैं। अरे बिल्कुल, अगर पिछले इलेक्शन की बात कर ली जाए तो 19 फरवरी को ज़िमनी इलेक्शन हल्का NA 75 में हुआ था, जब जो कि बदअमनी की वजह से, यहाँ पर कत्लो गारत की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से यहाँ पर कल अदम करार दे दिया गया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब 10 अप्रैल नई तारीख है, कल यानी कि हफ्ता के रोज़ यहाँ पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। और इस हल्का के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, इलेक्शन कमीशन ने इस मरतबा सख्त तरीन नोटिस लिया है और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम करवाए गए हैं। पुलिस के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो पुलिस के तकरीबन 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। रेंजर्स के भी 1000 से ज़ायद लोग यहां पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। इसके साथ साथ इस हल्का के वोटर्स के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस हल्का के अंदर कुल वोटर्स की तादाद 4,94,003 वोटर्स हैं, जिनमें अगर मर्द हज़रात की बात कर ली जाए तो 2,73,006 वोटर्स मर्दों के हैं, जबकि औरतों के ख़वातीन के हवाले से बात कर ली जाए तो 2,21,000 के करीब ख़वातीन वोटर्स हैं। लेकिन पिछली दफ़ा चूँकि इतनी सर्दी नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी, अच्छा मौसम था, तो टर्न आउट काफ़ी ज़्यादा देखने में आया। इस वक्त मौसम भी काफ़ी गर्म हो चुका है और कोरोना वायरस से भी लोग डरे हुए नज़र आ रहे हैं। डस्का के कुछ इलाकों को कोरोना की वजह से सील भी किया गया है। अब कल का सूरज किसकी फतह का सूरज होगा, देखना यह है कि कल कितना टर्न आउट रहेगा, क्या
लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। यहाँ पर हमने देखा अभी भी हम एक रोड के ऊपर यहाँ पर लोगों का आप जमघटा भी देख सकते हैं। किसी ने यहाँ पर शेर का बैच लगाया हुआ है और कोई अपने पीटीआई के नारे लगा रहा है। लोग यहाँ पर मिला जुला रद्द अमल है, लेकिन देखना ये कल का सूरज ही बताएगा। नदीम अता गौरी हमें आगाह कर रहे थे। नदीम, बहुत शुक्रिया आपका कि कल डस्का की सूरत हाल से मुतालिक रिकॉर्ड टर्नआउट पिछली बार रहा है तो कि दोनों उम्मीदवार लाख से ज़ायद वोट भी लेने में कामयाब हुए हैं और अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम नून वो कामयाब होती है। राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ हैं। राय साहब, पिछली बार एक बड़ा जोर था कि पीडीएम इकट्ठी थी, अब की बार पीडीएम टूट फूट है, लेकिन आप लोगों पर इल्ज़ाम हुआ क्योंकि आप खुद पंजाब हुकूमत का हिस्सा है कि पंजाब हुकूमत की तमाम मशीनरी, पंजाब हुकूमत के अंडर रहने वाली पुलिस, उन लोगों की वजह से बेहतर सूरत हाल नहीं रही। आप लोगों पर यह इल्ज़ाम हुआ, इलेक्शन कमीशन ने भी इल्ज़ाम जो है कुछ महकमों के हवाले से किया। अब की बार सूरत हाल क्या होगी कि वाकई पंजाब हुकूमत की जो जिम्मेदारियां हैं उसके चीफ सेक्रेटरी से लेकर तो उनके आईजीज तक के वो तमाम तर वो पूरी तरह से हों और जीत हार जिसकी भी हो, लेकिन वो जो सवाल उठ रहे हैं हुकूमतों पर, इदारों पर, वो ना उठ पाएं, ऐसे इंतजामात हैं? राजा साहब, राजा यासिर हुमायूं साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं, उनकी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्शन हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। राजा साहब आपसे दोबारा से बात करते हैं, लेकिन मैं ज्ञान चंद साहब से ज्ञान साहब, पीडीएम तो अब शायद कह दिया जाए कि जैसे वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि टाइम टाइम फिश है, वो रही नहीं है क्योंकि आप खुद, आपकी जमात वो साइड पर है, एएनपी वैसे निकल गई है, तो अब किस तरह से इस हुकूमत को आप ख़त्म करने, इस हुकूमत के साथ चलने का वादा कर लिया आप लोगों ने भी, क्योंकि आप कमेटियों में शामिल हो रहे हैं, जो मुतहदा अपोजिशन थी वो अलग अलग नज़र आ रही है, तो मज़ीद इस हुकूमत को 2.5 साल, 2.25 साल जो उसका वक्त रह गया उसको देने का इरादा कर लिया आप लोगों ने? पीडीएम इख्तिलाफात हैं और शदीद इख्तिलाफात हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है पीडीएम के अंदर, लेकिन इसका मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि गवर्नमेंट को वॉक ओवर मिला हुआ है। गवर्नमेंट की हालात आप देख रहे हैं, आप अभी जहांगीर तरीन के मामला पे बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है, वो डिलीवर नहीं कर रही है। ये हमारे बदकिस्मती अपोजिशन के कुछ जमायतों ने इस पीडीएम जो मुतहरक थी, जो लॉन्ग मार्च करने जा रही थी, उस पूरे मामले को सबूताज कर लिया। अब जो बाई इलेक्शन है उसमें भी उस तरह से कोई मोमेंटम नहीं बन रहा। हमारी बातें मानी गई तो हमने बाई इलेक्शंस में भी जीता, हमने सेनेट में भी जीता, और अब की हालात जो है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बाकी जमायतों की तरफ जाती है, लेकिन अफसोस किया जा सकता है कि पीडीएम अब उस तरह से एक्टिव नहीं है। तो जब ज्ञान साहब एक्टिव ही नहीं है तो फिर अब हुकूमत को आप कह रहे हैं कि वॉक ओवर भी नहीं मिला, तो हुकूमत के लिए हल्का फुल्का तो कोई हो सकता है कोई पटाखा, लेकिन कोई बड़ा बॉम्ब तो आप नहीं रखा। जो बॉम्ब की बात करते थे कि इस्तीफे हमारे बॉम्ब है, वो पीडीएम एक बॉम्ब है जिसके बिलावल साहब कहते थे, वो बॉम्ब अब आपने महफूज करके रख दिया है। हम तो कह रहे थे कि वो बम है, वो हाथ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब तक लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है तब तक इस्तीफों का वो बम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब तक पार्लियामेंट में हम कामयाबियों की तरफ जा रहे थे तो वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब हम पंजाब हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर चैलेंज नहीं किया था, तब तक इस्तीफों का ऑप्शन हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। ये अगर नून लीग और जमीयत उलमा वाले अपनी एक हरकत ना करते हैं और उसको लॉन्ग मार्च को ना करते तो शायद अब तक हुकूमत के लिए और बहुत मुश्किल हालात हो चुके होते। बिल्कुल सही। अच्छा, राजा यासिर हुमायूं साहब से मैं दोबारा, राजा साहब, पिछली बार ये इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर जिम्मेदार ठहराया पंजाब हुकूमत को, तो अब की बार वाकई पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इलेक्शन को बेहतर तौर पर मैनेज करे, बेहतर तौर पर चला सके? राजा यासिर हुमायूं साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। राजा साहब, आपकी आवाज़ माजरत वो नहीं आ रही है और जिसकी वजह से ऑन एयर जाना जो है वो मुश्किल हो रहा है राजा यासिर हुमायूं साहब से। अच्छा, एक चीज़ मैं ज्ञान चंद साहब,
आप बात कर रहे हैं कि ये इधर दूसरी मामलात ये हैं कि इलेक्शन बाय इलेक्शन होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, कराची में भी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर पंजाब में भी इलेक्शन हो रहा है, दोनों बड़े इलेक्शन तस्वुर किए जा रहे हैं। इन इलेक्शंस के बाद की सूरत हाल में आगे है, लेकिन जो असल मामला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत दूसरा बड़ा सूबा है, लेकिन जितने भी मामलात हैं गवर्नेंस के, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से बहुत बेहतरीन मैनेज करके सारा फोकस वफाकी हुकूमत पर डाल दिया है। जो काम सिंध हुकूमत के यानी सूबाई हुकूमत के ज़िले इंतज़ामिया के हैं, उसकी भी जिम्मेदारी सारी वफाकी हुकूमत पर आ रही है। कराची में डेवलपमेंट नहीं हो रही, आपके पास एक जुमला है, वफाक पैसे नहीं दे रहा है। कराची में महंगाई को जो कंट्रोल करना सूबाई चैप्टर है जिन चीज़ों के हवाले से, उस पर भी सारा फोकस वफाकी हुकूमत की तरफ कर दिया है। तो ये अच्छे तरीके से आप बरी ज़िम्मा हो रहे हैं। जो अपनी जिम्मेदारी है सिंध हुकूमत की, वो कहाँ है? ज्ञानचंद सबसे भी हम दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। राजेश साहब, मेरा सवाल डस्का के इलेक्शन के हवाले से था। जिम्मेदारी आप पर है पंजाब हुकूमत में, और पिछली बार उस गैर जिम्मेदारी का जिम्मेदार आपको ठहराया गया था आपकी हुकूमत को। अब की बार क्या वाकई तमाम अफसरान, तमाम महकमे पूरी मुस्तदी के साथ काम करें, इसको इंश्योर किया गया? देखिए, हमें एक चीज पहले ग्राउंड रियलिटी समझने की जरूरत है कि जो डस्का की कंस्टिट्यूएंसी है उसमें नून लीग के खिलाफ कितना वोट पड़ा था 2018 में। वो दोनों कैंडिडेट्स जो पीटीआई के कैंडिडेट थे और जो आजाद कैंडिडेट हैं, जी जी, वो दोनों पीटीआई में हैं, पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वोट्स तो तकरीबन जो है दोनों पार्टीज के, बल्कि पीटीआई की और आजाद के मिला के ज्यादा बनते हैं। 1,20,000 वोट बनते हैं, नून के भी 1 लाख वोट थे। अब कल इलेक्शन में क्या होगा और बदइंतजामी क्यों हुई, उसमें एक तो ऑब्वियसली ये समझ नहीं आ रहा लोगों को कि है ये कोई पीटीआई ने नहीं की, वहाँ पे लोकल अनासर थे। मैं नून की भी को नहीं इल्जाम देता इसका, लेकिन वहाँ पे लोकल इलेक्शन क्योंकि इतना हीटेड हो गया था, इतना क्लोज हो गया था कि ये हालात पैदा हो गए। ऑब्वियसली इस दफा गवर्नमेंट ने ज्यादा सीरियस मेजर्स लिए हैं और रेंजर्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो होपफुली कल बिल्कुल पुरअमन इलेक्शन होगा। सही। ये तो आपकी जो जीत की है उम्मीद, वो क्या है? क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं कि दोनों उम्मीदवार, पिछली बार आपके अपने उम्मीदवार के तकरीबन कुछ 64-63 हज़ार वोट थे, उस वक्त इफ्तिखार साहब जब जिंदा थे उनके 1 लाख से ज़ायद वोट थे, लेकिन साथ ही साथ जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर थे जो अब की बार आप पे शामिल हो गए हैं, उनके भी 57,000 के करीब वोट थे। तो वोट कुल मिलाकर आपके ज़्यादा थे, लेकिन कल की फतह की उम्मीद कितनी है आपको राज साहब? देखिए, पॉलिटिक्स में कभी 2+2 4 तो नहीं होता, तो ये आप कहेंगे आजाद उम्मीदवार के पीटीआई के दोनों के वोट जमा हो जाएंगे तो इकट्ठे उनको मिल जाएंगे, लेकिन ये कभी उम्मीद है कि वोट्स पीटीआई के ज्यादा होंगे नून लीग के वोट से। और इवन जो पहले इलेक्शन हुआ था उस दिन भी ज्यादा थे, लेकिन बहरहाल वो अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन को जो है कालेदम करार दिया गया। तो हमें बहुत उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन एक मुश्किल जो राजा साहब आप लोगों के लिए है वो ये है कि इस वक्त जो महंगाई का मामला है, बाकी तो शायद हुकूमत मैनेज करे, लेकिन ये जो महंगाई का मामला है वो एक आम आदमी के लिए है। तो ये आम आदमी अपने वोट के जरिए रिफ्लेक्ट करता है अपने रद्द अमल। तो आप नहीं समझते ये एक मुश्किल टास्क होगा हुकूमत के लिए कि जब अवाम वोट डालने जाए तो फिर इमरान खान साहब की, उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी को देख कर वोट डाले? क्योंकि जो एक खामोश वोटर होता है, फैसला कुन, तो वही वोट होता है। देखिए, जो महंगाई है ना, ये स्ट्रिक्टली जो स्पेशली बेसिक कमोडिटीज की महंगाई है, ये एक बड़ा अर्बन फिनोमेना है। और ये जो कंस्टिट्यूएंसी है इसमें ऑब्वियसली अर्बन पार्ट्स भी हैं, रूरल भी हैं, और जो गांव के डायनामिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं हमेशा। तो महंगाई तो ऑब्वियसली हुई है, कोरोना की वजह से इकॉनमी भी खराब हुई है, ये तमाम बातें तो मानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आवाम को भी ये समझ है कि जब इर्द गिर्द के ममालिक में इतने बुरे हालात के बावजूद पाकिस्तान जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो मेरा ख्याल है उसका इतना इफेक्ट जो है अभी इलेक्शन जो पीछे भी हुआ इसमें भी अगर चलो कल सामने आ जाएगी हर चीज, लेकिन उस वक्त भी पीटीआई के वोट ज्यादा थे और इंशाल्लाह कल भी ज्यादा होंगे। ठीक है, पंजाब के इलेक्शन को बड़ा अच्छी तरह से आपने डिफाइन भी कर लिया राजा यासिर हुमायूं साहब कि जो देहातों का इलेक्शन है और शहरों का इलेक्शन है वो वाक़िफ़ भी नज़र होता है। लेकिन ज्ञानचंद साहब, जो मैं सवाल ये था कि ये सारे मामलात जो हैं वो एक तरफ हैं इलेक्शन के, लेकिन मेरा सवाल आपसे सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। सारा आपने फोकस जो है वो
कर लिया है वफाकी हुकूमत पर। जो जिम्मेदारियां सिंध हुकूमत की हैं सर वो कहाँ हैं, वो किधर नजर नहीं आ रही हैं? सिंध हुकूमत ने तो जबरदस्त परफॉर्म किया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई चीफ मिनिस्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सिंध का चीफ मिनिस्टर। इश्यूज आते हैं, हम ये नहीं कहते कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बाकी प्रोविंसेस के कंपैरेटिवली सिंध की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो इसमें जो जो कमजोरियां हैं वो सामने आती हैं। ज्ञानचंद साहब, मैं एक बड़ा अवामी सा सादा सा सवाल कि सर वो कौन सी परफॉर्मेंस है जो पिछले पौने तीन साल में है जो आप गिनवा सकते हैं कि सिंध हुकूमत में सिंध ने ये किया? सबसे बड़े शहर को एक टेस्ट केस पे ले लेते हैं, 3 करोड़ की आबादी है इस शहर में, कौन सा ऐसी चीज है जो दिखाने के लिए बताने के लिए सिंध हुकूमत के पास है? देखिए, सिंध ने जो आपके मेन रोड की आर्टरीज हैं उनको बेहतर किया है। सिंध हुकूमत ने वहाँ के ड्रेनेज निज़ाम जो है उसको बेहतर करने की कोशिश की है, वहाँ के अस्पतालों को बेहतर किया है। NICVT उसका मिसाल है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट उसका मिसाल है। आप सिर्फ कराची को फोकस करने के बजाय अगर वो दूर दराज इलाके चलें सर हैदराबाद को कर लेते हैं। हैदराबाद दूसरा बड़ा शहर, सखर तीसरा बड़ा शहर, मीरपुर खास, कोई एक शहर में कोई ऐसी कोई चीज़ जो मिसाली तौर पे बताई जा सके। शहबाज शरीफ साहब के पास 5 साल में, अपने 10 साल में बताने के लिए लाहौर की मेट्रो थी, पिंडी की मेट्रो थी, मुल्तान की मेट्रो थी। पिछले 6-7 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास BRT पेशावर बताने को थी। सर 13 साल में आपके पास बताने को क्या है? देखिए, BRT पेशावर को तो ना गिनवाएं तो अच्छा है कि वो अभी तक अभी सर हमारे पास 3 करोड़ में हमारे पास तो एक ऑरेंज लाइन जो आपके जिम्मे थी वो नहीं हुई। ग्रीन लाइन तो विफाक ने करनी है या नहीं करनी, वो तो उन्होंने तो कभी स्टेक ही नहीं लिया कराची को। वो प्रोजेक्ट फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट था, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ मसाइल पैदा किए हुए थे, लेकिन हम नहीं कहते कि सब साइट्स में हमने अच्छा किया है। हाँ, कराची का ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है उसमें बहुत काम करने की जरूरत है, जो नहीं हुआ है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में हुआ है। वो दूर दराज इलाके जैसे हमारा लखनऊ का इलाका है, वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज पहुंची है, वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा है। सकर के NICVT कमाल का है, खैपुर में हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वो जबरदस्त काम कर रहा है हेल्थ सेक्टर में। कई यूनिवर्सिटियां हमने नई बनाई हैं जो किसी और सूबे में नजर नहीं आती हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हम मुतमैन नहीं हैं। हम कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बाकी सूबों में तो वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं जो सिंध कर रहा है। सर फिर तो इमरान खान कहते हैं 2.5 साल में तब्दीली नहीं आ सकती। अगर आप 13 साल में तब्दीली नहीं ला सके तो फिर खान साहब की भी बात मान लेते हैं। हेल्थ के हवाले से आप कह रहे हैं बिल्कुल सही, मैं इस पे लेकिन यह है कि एजुकेशन के हवाले से तो खैर पंजाब का एक पहले भी कुछ काम था, फिर राजा यासर हुमायूं साहब सामने है इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन इस दौरे हुकूमत में भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स राजा साहब क्योंकि वजीर भी हैं उसके, वो भी हो रहे हैं। चलें, आपकी बात ये अच्छी बात है ज्ञान साहब, आप बहुत अच्छी इस चीज़ को भी तस्लीम करते हैं कि बहुत सेक्टर्स में काम होने वाला है और काम होना चाहिए, तो काम किया जाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो नज़र आ सके। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद जी और बहुत शुक्रिया राजा यासर हुमायूं साहब आपका भी। आगे बढ़ेंगे और कुछ कोरोना की सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो सूरत हाल नाजरीन है वो कोरोना की बिगड़ती हुई है, ख़ास तौर पर AJK, KPK और पंजाब में, और यही रेशो अब बढ़ रहा है सिंध के अंदर भी। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ है वो है एहतियात। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फिर कोई दुनिया की वैक्सीन आपको नहीं बचा सकती है, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है, कोई दवा नहीं बचा सकती है। सबसे पहले अपने आप को बचाना है, फिर ही कोई और काम हो सकता है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर इस वक्त दोबारा से तीसरी लहर और ज़्यादा ख़तरनाक हो रही, जब हम फिगर्स देख रहे हैं कि अमवात की तादाद बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू पहली और दूसरी लहर में जो मरीज़ों की तादाद थी, तो अब क्या सिचुएशन है ख़ासतौर पर आप क्योंकि लाहौर में पंजाब में है सर, तो वहाँ की AJK KPK के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर। देखें, आप भी जानते हैं, मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो भी कोरोना को अभी फॉलो कर रहा है या नहीं भी कर रहा और सिर्फ जिंदा है तो उसको अंदाजा है कि इस वक्त कोरोना की कंडीशन क्या है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान में अब कोई एक ऐसी फैमिली नहीं है कि जिसके अंदर कोरोना का मरीज ना हो।
लाहौर के अंदर आपने फरमाया द सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर इस्लामाबाद, स्टैंड्स ट्रू फॉर मुल्तान, गुजरांवाला, पिंडी। इन शहरों में भी कोई अच्छे हालात नहीं हैं इस वक्त। हमारा पॉजिटिविटी रेट जिस तरह से ऊपर 10 पीपल से इट इज अबाउट 20+, तो ये खतरनाक हद तक हम छू चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मेरी जाती आपके साथ इंटरेक्शन है मुदस्सर, और हमने ये मतलब फोर्स ही करके कहा था, और ये नहीं खुदा न खास्ता कि मैं अपने आप को कहना चाहता हूँ मैं कोई अल्लामा या कोई इसका बहुत एक्सपर्ट हूँ। हमने दुनिया में देखा और दुनिया के जो हेल्थ प्रोफेशनल थे, जो मुदब्बर हजरात थे, वो जो कैलकुलेशंस कर रहे थे, जो कह रहे थे, हमने उन्हें माना कि बिल्कुल ऐसा ही है। एंड द रीजन बीइंग कि पहली वेव के अंदर हमने देखा दुनिया में क्या था और कैसे उनके नताइज हुए, दूसरी वेव के अंदर देखा, जब ये देखा तो हमें अंदाजा हुआ कि फिर ठीक होने जा रहे हैं। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती थी कि वो लोग जो कि हुकाम हमारे मौजूद हैं इन हेल्थ ऑफ अफेयर्स, आई मीन बाय द गवर्नमेंट, द प्रोफेशनल्स, वो लोगों ने इसको जिस सीरियसनेस से लेना चाहिए था वैसा नहीं लिया, और वही इन्होंने दिखाया जो पहली और दूसरी वेव के अंदर था। पहली वेव अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर से, इदारों के प्रेशर से, हुकूमत को जो मजबूर किया गया कि यहाँ पे। डॉक्टर साहब, मुझे आप तमाम जितनी भी मेडिकल की एसोसिएशंस हैं, डॉक्टर्स हैं, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुख्तलिफ शहरों में की और उसके बाद एक बड़ा प्रेशर डेवलप हुआ लॉकडाउन की और बाकी SOPs के हवाले से। लेकिन सर इस बार कुछ सिचुएशन एक तो हुकूमत की, दूसरी जितने भी अपनी बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, चाहे ताजर हों, चाहे स्कूल्स और एजुकेशन से रिलेटेड हो, कि ये लॉकडाउन खोला जाए, स्कूल्स खोले जाएं, चीज़ें खोली जाएं, मार्केट्स खोली जाएं। तो हुकूमत पर अब उल्टा प्रेशर हो रहा है। आप कह रहे थे कि ज़िंदगियां बचाना सबसे पहले है, लेकिन उस वक्त आपकी बात मानी गई, लेकिन अब की बार वो प्रेशर कर रहे हैं। तो सर मेरा ख्याल है आप एड्रेस उन लोगों को भी कि भाई इस वक्त ज़िंदगियां बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह बाकी भी मामलात हो सकेंगे। आपने 100% दुरुस्त कहा है, और आपने भी नोट किया हो कि जो हेल्थ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मतलब बेखास हद तक बयानात दे दिए, छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हुकूमत को बावर करवा दिया, आपकी वसातत से ये चीजें कह दी। लेकिन वैसे चूंकि मैं समझता हूँ कि वो भी थक चुके हैं, मासूम चंद एक अफराद के जो दीवाने इस मुआशरे के अंदर, और उनके अलावा तो वो ऑर्गेनाइजेशन बेचारी भी खामोश हो गई है कि यार ये दीवार के अंदर सर मारने वाली बात है, या वो कहते हैं कि फलां के आगे दीन बजाने वाली बात है। तो बदकिस्मती से ये वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट है मुदस्सर और खतरनाक है वो छोटे मासूम बच्चों के अंदर। अभी मेरे एक दोस्त ने शेयर किया कि जी 3 महीने के बच्चा है जो उसके अंदर भी कोरोना उसने देखा कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर कोरोना। यहाँ पे एक दोस्त ने शेयर किया कि 3 दिन के बच्चे के अंदर भी कोरोना के सिम्टम्स और पॉजिटिव पाया गया है। इसी तरह से जो हम पहले समझते थे बच्चियों के अंदर और खवातीन को ज्यादा ये हिट नहीं कर रहा, लेकिन ये तीसरी वेव जो है ये बच्चियों के अंदर जो है, और बच्चियों की जब मैं बात कह रहा हूँ तो नौजवान और बच्चियां जो है उनके हवाले से ये कहता हूँ। तो ये बहुत खतरनाक मतलब एक ट्रेंड है जो थर्ड वेव के साथ, और हुकूमत को कुछ होश के नाखून लेने चाहिए, और रिट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एज जो कहना चाहिए कि एक शिप के जो कैप्टन है उस हवाले से इसके ऊपर को मुस्बत इक़दाम करने चाहिए। ना हमारी वैक्सीन इतनी प्रिक्योर है, अभी नया डालना शुरू कर दिया जी, वैक्सीन तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पड़ी है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए लोग आ ही नहीं रहे। तो मीन बाय इट इज तो हमारी परफॉर्मेंस एंड पूर हमारी एडवोकेसी कि जिसके तहत लोग आ ही नहीं रहे। हमारे वो मतलब अवामिल जो है वो वैसे ही कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से आपके पास वैक्सीनेशन के लिए इस चीज को भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की डॉक्टर साहब के, ये वैक्सीन के मामलात में इसमें भी एक बेहतर कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पोलियो का जो वैक्सीन है वो भी पीने तक कितने सालों से राज़ी नहीं हो रहे। तो इसके लिए जो लगवानी है वैक्सीन, उसके लिए लोगों को राज़ी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे, और जहाँ अपने आप को महदूद करेंगे तो आप महफूज रहेंगे, क्योंकि कोरोना सबके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।